हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़। तो जैसा मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन सब से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये UN के पार्ट हैं कि नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस PYQ में बहुत पूछे गए हैं। मतलब भरमार हैं, बेइंतहा क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे और उनकी एनालिसिस करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। सो इस पूरी सीरीज का एक ही उद्देश्य है, +40 मार्क्स इन अपकमिंग प्रीलिम्स, एंड वी विल डू दैट। सो अभी तक की जितनी भी PYQ की वीडियोस बनाई हैं, हमने उसमें 1979 से लेके 2024 तक के ईच एंड एवरी PYQs कवर करने की कोशिश की है विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर टू ज्वाइन दैट, बिकॉज वहाँ पे मैं अपने अपडेट्स, PDFs ये सब शेयर करता रहता हूँ। चलो विद दैट लेट्स स्टार्ट। ठीक है। इंटरनेशनल में क्या क्या हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस, की टर्म्स जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में, रिपोर्ट्स, इंडिसेस और अदर रिलेटेड डिटेल्स। ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा आपको वार्म अप करा देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल पढ़ाई। ठीक है। सो 1990 में आया G7 रिफर्स टू, है ना, ग्रुपिंग ऑफ 7, बार बार हम सुनते रहते हैं। तो G7 है क्या? एक इनफॉर्मल ग्रुप है। ये मुझे मतलब पहले नहीं पता था, मुझे लगता था कि G7 कोई ग्रुपिंग है, बहुत फॉर्मल ग्रुपिंग है, बट G7 इज़ इनफॉर्मल ग्रुप जिसमें कि गवर्नमेंट के हेड्स मिलते हैं। और इसका जो शॉर्टकट है, इसमें 7 कंट्रीज़ हैं, उनका शॉर्टकट है GF जूस। ठीक है। GF मतलब वो वाला GF नहीं, इसमें है जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, और ई से ना इंग्लैंड है, मतलब कि अपना ब्रिटिश, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ई से आप ये कंफ्यूज मत कर देना कि कुछ और है, ई से इंग्लैंड, मतलब आपको यूनाइटेड किंगडम, UK याद करना है। ठीक है। सो G7 है क्या? जो अपने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं विद इन द IMF, है ना, ये सारे IMF के पार्ट हैं। ठीक है। तो ऐसे आपको G7 का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। चलो 1993 में अभी वार्म अप होगा, धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा। बी पेशेंस, है ना, विद PYQ, विद योर प्रिपरेशन, विद योर सेल्फ, बी पेशेंस। क्वेश्चन पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द IMF हैज़ द सॉफ्टेस्ट सर्विसिंग कंडीशन। ठीक है। सॉफ्टेस्ट सर्विसिंग कंडीशन मतलब कि जैसे IMF ने किसी को लोन दिया, तो सॉफ्टेस्ट सर्विसिंग कंडीशन क्या होगी कि उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो बहुत कम हो, जो देने की कंडीशंस हों वो बहुत रिलैक्स्ड हों, तो इस तरह से सॉफ्ट बनाया जाएगा लोन को। तो IMF का जो सबसे सॉफ्टेस्ट लोन है वो है अपना सेकेंड ट्रेंच लोन। अब देखो, सेकेंड ट्रेंच लोन के बारे में आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में जानना नहीं है, बट ये जो ट्रेंच वर्ड है ना, इसने 2019 तक आपका पीछा किया। ऐसा नहीं है कि ये 2025, 26, 27, 28 में नहीं करेगा, क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक, दे आर द बिग बॉयज़। हाँ, तो जब कोई भी एग्जामिनर PYQ सेट करता है तो एक बार वो देखता है कि भाई पीछे मैंने क्या पूछा है, तो वो उसी के दायरे में आपसे वापस पूछता है। ठीक है। चलो अब देखो, मैंने वर्ड मेंशन किया है गोल्ड ट्रेंच, अपने ये PT 365 का वो है, स्क्रीनशॉट है। तो उसमें क्या मेंशन है, गोल्ड ट्रेंच रिफर्स टू क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर। बस इतना याद करना है कि गोल्ड ट्रेंच जो है वो क्रेडिट सिस्टम है। ठीक है। अदर IMF के क्रेडिट सिस्टम क्या है, जैसे EFF, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, गोल्ड ट्रेंच, है ना, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस आया कि गोल्ड ट्रेंच, रिजर्व ट्रेंच रिफर्स टू, है ना, किसके द्वारा है, वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, WTO, IMF। तो IMF का जो मोटा मोटा काम यही है कि ये क्रेडिट्स देता है जब कंट्री के पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि मेन फंक्शन ऑफ IMF इज टू, क्या हो सकता है, अरेंज इंटरनेशनल डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, नो, हेल्प टू सॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ऑफ मेंबर कंट्रीज, यस, एक्ट एज ए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक, नो, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, हेल्प टू सॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ मेंबर कंट्री। ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो IMF जो है, जब आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस होती है, जैसे 1991 में हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी, तो IMF ने हमें लोन दिया था, हेल्प किया था। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक और IMF अलग अलग हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, जब मैं गोल्ड ट्रेंच और रिजर्व ट्रेंच के बारे में पढ़ रहा था, तो
मुझे आरबीआई के जो फॉरेन एक्सचेंज में जो ट्रेंच है वो भी एक कंपोनेंट है। तो क्वेश्चन आया था यूपीएससी के प्री में 2013 में, इसमें इसने पूछा था कि विच इज़ इंक्लूडेड इन इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, मतलब आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि जो फॉरेन करेंसी एसेट हमने लेके रखा हुआ है, ठीक है, उसमें यूएस का डॉलर हो सकता है, चाइना की करेंसी हो सकती है, जापान की करेंसी हो सकती है, इस तरह से चीज़ें। फिर जो हमारी गोल्ड होल्डिंग्स है ना, जो गोल्ड बुलियंस होते हैं, जो सोने की ईंटें होती हैं, भर भर के आरबीआई रखता है, ठीक है, ऑफ आरबीआई, प्लस एसडीआरस होते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये आईएमएफ का एक लेंडिंग मैकेनिज्म है, एक अकाउंटिंग नेम है। तो एसडीआर किससे रिलेटेड है? आईएमएफ से। इसके बारे में जब मैं आईएमएफ के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, ठीक है। प्लस ट्रेंच इन आईएमएफ इज ऑल्सो अकाउंटेड इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये ट्रेंच वर्ड देखो कितनी जगह आपका पीछा किया, सो दिस इज वाई द पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। देखो, जो यूनाइटेड नेशंस और उनसे रिलेटेड एजेंसीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और वी शुड नो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। आई नो कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, 25-30 हैं, कुछ रिलेटेड हैं, कुछ अनरिलेटेड हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड हैं, कुछ नॉन स्पेशलाइज्ड हैं, बट वी शुड नो एज मच एज वी कैन, एंड एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं उनको तो बिल्कुल ही जान के जाना चाहिए। चलो ठीक है, बीइंग दिस मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जो यूएन है ना, उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बहुत सारी हैं। ये पूरा लिस्ट है, वो नोट्स में आप देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा, बट अभी मैं आपको जो पीवाईक्यूज में आया है मैं उनको एकदम याद करा दूंगा आपको। जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, इसकी एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे डब्ल्यूटीओ। अभी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ बहुत बिग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब जब वर्ल्ड बैंक की बात आ गई तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो जो आईबीआरडी है ना, इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को कंबाइन करके हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। एक दूसरा चीज़ है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसमें इन दोनों के अलावा 3 चीज़ें और आती हैं, जैसे आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि अपना मसाला बॉन्ड रिलीज करती है। मसाला बॉन्ड क्या है कि अगर कोई इंडियन कंपनी फॉरेन से रुपीज़ डिनोमिनेटेड लोन लाना चाह रही है इंडिया में, तो ही और द कंपनी कैन रिलीज मसाला बॉन्ड, ठीक है। माइगा है, ये रिस्क इंश्योरेंस जैसा काम करता है। लेट से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको इंश्योर करता है ये माइगा। और आईसीएसआईडी, जो भी रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए उनको सॉल्व करने का। तो इन 5 को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। मेन इसमें जो वर्ल्ड बैंक है वो ये है आईबीआरडी, ये क्या करता है? लोन देता है विद इंटरेस्ट। आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो हमारे लो एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको 0% पे लोन देता है। तो ये वर्ल्ड बैंक का आपको एक एक चीज़ याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला कि जो यूएन है उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं जैसे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ। चलो ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब बाकी जो इसमें है, जैसे जैसे आगे पीवाईक्यू आया जाएगा, आई विल रिफर टू दिस लिस्ट टाइम एंड अगेन। तो क्वेश्चन क्या आया? कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनाइटेड नेशंस। पहला है आईबीआरडी। तो अभी हमने पढ़ा कि आईबीआरडी इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो आईएफसी है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सॉरी, तुतला गया मैं, पार्ट ऑफ है ना, आईएफसी जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, तो ये भी यूएन का पार्ट हो गया, ठीक। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, चलो ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमने ये माना कि आईएमएफ भी हमारा जो यूएन की एजेंसी है ना, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। सो 1, 2 एंड 4 हो गया, तो कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है जिसमें इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ना हो। सो डी विल बी द ऑब्वियस ऑप्शन। अब देखो, जब यूपीएससी के एग्जामिनर ने ये पेपर सेट किया होगा ना, तो उसको पता होगा कि यार ये जो IFAD करके है, मे भी बच्चा इसको भूल गया हो, बट ही एक्सपेक्ट्स कि आप वर्ल्ड बैंक का और IMF इसके बारे में आप जानकारी लेके आओ। सर बिना, है ना, बिना लिए आप नहीं आ सकते। एक वो ऐड देखा आपने जिसमें कहता ना कि शादी है तैयार होकर आइए, शायद मान्यवर का ऐड है। तो वही बात है कि प्रीलिम्स है, पढ़ के आइए। तो वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी चीज़ें, WTO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की चीज़ें यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, ठीक है।
चलो नेक्स्ट, 1995 में क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है इसमें? इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स वर्ल्ड बैंक, है ना, कह रहा है कि कौन सा वर्ल्ड बैंक कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अब इसमें ये नहीं दिया कि वर्ल्ड बैंक पूछ रहा है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूछ रहा है, तो अब ऑप्शन से हम डिसाइड करेंगे। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हमें पता है कि होता है, तो 1 होगा, देखो 1 तीनों में दिया हुआ है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, अब ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट तो नहीं है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, चलो अभी इसको छोड़ देते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी वर्ल्ड बैंक का तो पार्ट है, तो ये तो हो ही जाएगा। अब देखो ये दोनों है ना, IBRD और IDA, दे विल बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एज वेल एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप एज वेल, तो IBRD और IDA पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सो 1 and 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। सो ये गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ये, अब हमें ये पता है कि जो IMF है, अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें 3 तो कॉमन ही है, तो इसका मतलब ये IFC को ले ही रहा है। अब जब IFC आपने ले लिया तो मतलब वो वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात कर रहे हो। देखो क्या CSET लगाया है मैंने इसमें कि इस तरह से, मतलब अब 3 तो हो ही गया, तो मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करो, और जब ग्रुप की बात करोगे तो चारों आ जाएंगे, है ना। सॉरी, जब आप, हाँ 3 तो अपना आ ही गया, तो 1 2 3 और आ ही जाएगा। 4 जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो था वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात कर रहा था। चलो नेक्स्ट, अभी आगे मैं पढ़ाऊँगा IMF के बारे में कि IMF का प्रोविजंस क्या है, वो क्या करता है। बस अभी IMF के बारे में मोटा मोटा ये जानो कि लोन बहुत तगड़ा देता है ये, कोई भी कंट्री को लोन चाहिए होगा IMF के पास जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्स बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ WTO, है ना, WTO के सेटअप के साथ मतलब हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो चलो WTO के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो WTO वॉज प्रीवियसली नोन एज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड समथिंग, GATT करके होता था, ठीक है। फिर बाद में WTO बना। नाउ इसका फंक्शंस क्या है, ट्रेड फैसिलिटेशन, रेगुलेटिंग, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ वाले जो बैरियर्स का मामला है सारे कंट्रीज़ में, उसको ये रेगुलेट करता है। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उसको भी रेगुलेट करता है अपना WTO, ठीक है। पेटेंट रिलेटेड हो गया। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो यहाँ पे स्पेशलाइज एजेंसी दी हुई है ना, उसमें WTO नहीं है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है कि नॉट पार्ट ऑफ UN के साथ काम करता है, बट इट इज़ नॉट स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ UN, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1996 में आया, क्या बोल रहा है। अब देखो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन दिया है इसमें, मतलब ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। कह रहे दे आर फैंटास्टिकली डाइवर्स हैं, स्पीक हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, मतलब कि कुछ बहुत बड़ा ग्रुप की बात कर रहा है ये, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। दे कंप्राइज स्कोर्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज, हाईली इंडस्ट्रियलाइज कौन है, अपनी US हो गई, अपना जापान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, दे स्पैन हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब हाफ ऑफ द सरफेस को कंट्रोल कर रखा है। एंड होम टू 2/5 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है। इसका मतलब चाइना तो इसमें पक्का होगा। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज रिफर्ड आर हियर, ठीक है। सो ये किसकी बात कर रहा है, अपनी, मैंने इसको वैसे ढक दिया था बट चलो मैं दिखा देता हूँ। ये बात कर रहा है अपनी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। सो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बारे में आपको स्टैटिक पढ़ना है। अब वो ये है कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ APEC, ऑल्दो हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि इसके अलावा ग्रुपिंग्स बनाई जाएं, बट APEC में अभी हम नहीं हैं। US, चाइना, जापान ये सब हैं। टोटल 21 कंट्री हैं, जैसे अपनी रशिया भी है, चाइना भी है, कोरिया भी है, इधर न्यूजीलैंड है। मतलब ये जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, ये वाला पूरा, इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली मतलब इन्हीं के ग्रुपिंग्स का वो है, मतलब इस APEC ग्रुप वही है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इस तरह से आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, जैसे कि पेरू, चिली है, बट उधर के ब्राज़ील ये सब नहीं है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, APEC कंट्री का ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो नेक्स्ट आसियान कंट्री पे आया। तो आसियान का एक छोटा सा, जैसे अभी मैंने G7 का GF जूस बताया था,
तो आसियान का MBBS क्लिप करके इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें एक चीज़ याद रखना कि चाइना नहीं है, तो इस तरह से छोटा जो मेन कंट्रीज हैं उनका इंक्लूजन एक्सक्लूजन हमें याद रखना चाहिए। तो MBBS क्लिप, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो याद है, नहीं याद है तो कर लेना, ठीक है। M से क्या हो जाएगा, B से क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें एक जो B है उससे बर्मा होगा, ठीक है, बर्मा मतलब म्यांमार। तो ये एक थोड़ा सा इसको बनाने के लिए ये चीज़ करी गई थी, ठीक है। जैसे C से कंबोडिया हो गया, L से लाओस हो गया, I से इंडोनेशिया हो गया, P से फिलीपींस हो गया। तो इस तरह से आपको याद कर लेना जो 10 कंट्रीज़ हैं अपनी आसियान की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कंट्री हैं कि 8 कंट्री हैं, MBBS क्लिप 8 कंट्रीज हैं, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया कि द इमर्जिंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड सच एज नाफ्टा आसियान, तो आसियान के बारे में पूछा कि आसियान कर क्या रहा है। सो बेसिकली वही चीज़ है कि जो आपस में लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो WTO ने ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हुए हैं, दे आर फॉलोइंग इट एंड दे आर ग्रोइंग देयर ट्रेड्स विद इन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाई, कि जो भी किसी करेंसी की प्राइस है, जैसे अभी हमारा रुपया टू डॉलर कितना चल रहा है ना, 80-85 जो भी चल रहा हो, तो ये डिसाइड कैसे होता है। सबसे पहला तो जो होता है कि फ्री मार्केट इसमें रोल प्ले करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी जैसे UN की बॉडी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर ये कट गया तो ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री, तो जैसे जैसे आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, आपकी सर्विस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, तो आपकी जो करेंसी होगी वो स्ट्रांग होगी। सो टू प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे आपने 2 को देखा तो आपका 2 और 3 करेक्ट ऑप्शन आ गया, बट 3 भी पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री, तो जिस कंट्री में गवर्नमेंट स्टेबल होगी वहाँ पे बिजनेसेस ज़्यादा आएंगे, FDI ज़्यादा आएगी, FII ज़्यादा आएगी, तो उससे भी उसकी करेंसी अप्रिशिएट होती है। इकोनॉमिक पोटेंशियल, अब देखो पोटेंशियल की बात है तो ये बहुत वेग और फ्यूचरिस्टिक टर्म है। अब आज इंडिया का पोटेंशियल क्या है 2047 तक, जब हम विकसित भारत बन जाएंगे, जो कि बनेंगे, आई होप सो, तो उस पोटेंशियल से लेके उस पोटेंशियल को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी करेंसी की वैल्यूएशन इंटरनेशनल मार्केट में नहीं डिसाइड कर सकते। जो वैल्यूएशन होती है वो आज पे डिसाइड होती है कि आज आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सो दिस पोटेंशियल वोंट बी इन द वैल्यूएशन गेम, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, हमने बहुत बार पढ़ा है कैपिटल और करेंट अकाउंट, तो इसको पढ़ के जाना। क्या बोल रहा है, द इंडियन रुपीज़ कैन बी एक्सचेंज बाय ऑथराइज डीलर्स फॉर ट्रैवल, फालतू ऑप्शन है। द इंडियन रुपी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इट इज़ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में जैसे विजिबल और इनविजिबल ट्रेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लस आपका रिमिटेंस जो हो गया, गिफ्ट हो गए, डोनेशंस हो गए, ये सब आपके करेंट अकाउंट में आते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, बोरोइंग प्लस जो लोन हम लेते हैं, प्लस एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जो कंपनीज लेती हैं, प्लस जो NRI के डिपॉजिट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, द इंडियन रुपीज़ कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट्स, तो ये FII या FPI की बात कर रहा है। सो दिस इज पार्ट ऑफ आवर कैपिटल अकाउंट, वी ऑलरेडी नो, सो दिस C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 1998 का क्वेश्चन है, बट इतना दमदार क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ 2025 में पूछ ले तो 50% लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस अब वो बहुत अलग अलग सेट करेंगे ना, कॉन्सेप्चुअल। चलो, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन आया, तो इस बार भी आया है, तो मैंने कहा आपको करंट अफेयर भी करा देते हैं, ठीक है। और तो नोबेल प्राइज़ इस बार किसको मिला है, नाम है तीन लोग को मिला है, डैरन साइमन जेम्स, है ना, DJ साइमन, मैंने ऐसे याद कर रखा है DJ साइमन, तुम लोग भी ऐसे लिख लो DJ साइमन, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक अब इसको डिस्कवरी कैसे बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, बट इन्होंने ये डिस्कवरी करी है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए नेशन। जैसे जब हमारे पास अंग्रेज आए थे, सो दे वर एक्सप्लॉयटेटिव नेशंस, वो हमसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, सो दे लेफ्ट अस पुअर एंड अनडेवलप्ड। बट जो आज के करंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे वांट टू स्टे फॉर वेरी लॉन्ग, so they try to become inclusive and they distribute the profits among everyone,
सो दे ट्राई टू फेवर द नेशंस ग्रोथ। सो ये इनकी मेजर थीसिस थी। पता नहीं इसमें इतना नोबेल जैसा क्या बात है, तो बिल्कुल ऑब्वियस चीज़ है, बट ठीक है, ऑब्वियस चीज़ के लिए भी मिलता है लोगों को नोबेल। कुछ किया होगा इसमें, बट हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना। बट ये जान लो कि नोबेल प्राइज़ ये DJ साइमन को मिला है, डेरन जेम्स साइमन। और एक चीज़ और, ये जो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमी में मिला है ना, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल नोबेल प्राइज़ जो अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। उसमें सिर्फ आई थिंक 4 या 5 कैटेगरीज हैं। वो 4-5 कैटेगरी आप उसमें लिख के बताओ मुझे कमेंट में कौन कौन सी हैं। मुझे भी रिवाइज करना है, थोड़ा भूल रहा है कि 4 है या 5 है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी जो है वो ओरिजिनल नहीं था। चलो 1998 में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली। देखो, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस, इकोनॉमी से रिलेटेड प्रीलिम्स में थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, सो पढ़ लेते हैं इसको। डाउ जोन्स जो है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और न्यूयॉर्क सॉरी। और इसमें क्या है, यूएस बोल लेता हूँ यार, थोड़ा फंबल हो रहा है, ठीक है। इसमें जो S&P 500 है वो भी यहीं का है, नैस्डैक जो है वो भी यहीं का है। अपने इंडिया का क्या है, इंडिया का अपना निफ्टी हो गया, ये सब पढ़ा हुआ है बट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अपना बॉम्बे स्टॉक का क्या है, इसका निफ्टी हो गया, इसका सेंसेक्स हो गया, ठीक है। निफ्टी में आपके 50 कंपनीज होती हैं, सेंसेक्स में 100 कंपनीज होती, सेंसेक्स में 100 होती हैं, 30 होती हैं, ठीक है। सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है। S&P 500 में US की टॉप 500 कंपनीज होती हैं। नैस्डैक में मुझे याद नहीं, पता कर लेना, ठीक है। तो जो हैंग सेंग है, दिस इज़ नॉट ऑफ सियोल, इट इज़ ऑफ हांगकॉन्ग, थोड़ा नाम से भी सिमिलर था। और जो FTSE है दैट इज़ ऑफ लंदन। सो 1 and 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ये मतलब आई डोंट नो कितना इंपॉर्टेंट है, बट अगर कभी खुदा न खास्ता आ गया तो नंबर आएंगे आपके, ठीक है। अब डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी पे बात चल रही है। कह रहा है कि जब डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होती है दैट मे प्रमोट एक्सपोर्ट। अब ये नहीं कह रहा है कि इट विल डेफिनेटली प्रमोट एक्सपोर्ट, क्योंकि फिर वो एक्सट्रीम हो जाएगा। अब देखो, जब आप डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करते हो, लेट से मेरे यहाँ से कोई मिल्क लेके जा रहा है, ठीक है। वो मिल्क का दाम मैंने लगाया हुआ है 700 रुपये, है ना, स्पेशल मिल्क है 700 रुपये। अब कोई अगर फॉरेनर मुझसे ख़रीदना चाहेगा तो लेट से इस समय डॉलर का दाम चल रहा है 70 रुपये, 70 रुपये इक्वल टू $1। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको $10 में ये मिल्क मिल जाएगा। बट अगर मेरी करेंसी डिवैल्यूएट हो गई, मेरी करेंसी डिवैल्यूएट होके लेट से 100 रुपये की हो गई, है ना, 100 रुपये इक्वल टू $1। अब उसको सेम दूध कितने में मिलेगा, $7 में, ठीक है। सो वो क्या करेगा, उसको मज़ा आ जाएगा कि यार जब करेंसी डिवैल्यूएट हुई तो मुझे कम डॉलर दे के सेम माल मिल जाएगा, तो इससे वो एक्सपोर्ट को और करेगा, है ना। प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगा। एंड दिस इज़ द हाइपोथेसिस। जनरली चाइना ऐसा करता है, US इसलिए उसके पीछे पड़ा रहता है कि ये अपनी करेंसी डिवैल्यूएट कर रहा है ताकि ये अपने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव रख सके बाकी वर्ल्ड में, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 1999 में क्वेश्चन आया था, बट 2024 तक जो नीर और रीर का एक क्वेश्चन आया था ना 2023 में, दैट वाज आल्सो लाइक मोटिवेटेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से है, मतलब डीप अगर एनालिसिस करोगे, बेसिक पढ़ोगे, हैक और एल्गोरिदम खोजने नहीं बैठोगे, देन यू विल सी द एक्चुअल मैजिक ऑफ PYQ। अब देखो, प्राइस ऑफ द कंट्री प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट मे फॉल ड्यू टू डिवैल्यूएशन। ये हमने पढ़ा ना कि $1 70 में था तो उसको 10 में मिलता था, 100 में हो गया तो 7 में मिलेगा। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड बोथ एक्सप्लेन्स ईच अदर। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ थ्रेटेंड एंड आस्क WTO to apply sanctions against the developing countries for non-observation of ILO के conventions। अब देखो, पहले तो ILO आ गया, अब ILO के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेंशंस आ गया तो ILO के कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ILO के कन्वेंशंस पे इंडिया का क्या स्टैंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम UN की स्पेशलाइज एजेंसीज में खोजते हैं कि कहीं ILO है, तो हमें दिखता है कि ILO छुपा हुआ है, ये रहा अपना ILO, ठीक है। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ, हाँ ठीक है, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, धक से हो गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। चलो अब ILO के बारे में पढ़ लिया, तो मैं आपको अब ILO के जो बेसिक्स हैं वो पढ़ा देता हूँ। ILO वॉज क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ये याद कर लेना।
हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये फेमस फॉर वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। एक और रिपोर्ट इसने निकाली थी जैसे इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्क, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ वर्क से रिलेटेड, वर्कर के वेलफेयर से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ें जो है वो ILO निकालता रहता है। ILO ने 8 कन्वेंशन निकाले थे, जिसमें जो शुरू के 4 मैंने लिखे हुए जैसे फोर्स लेबर, एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर, इक्वल रेम्युनरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, इन चारों को इंडिया ने साइन किया हुआ है। बाकी जो हैं वो फ्रीडम टू एसोसिएशन, प्रोटेक्शन, राइट टू ऑर्गेनाइज, या फिर राइट टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला, मिनिमम एज कन्वेंशन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि फैमिली ओन्ड बिजनेस में बच्चे काम कर सकते हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें हमने नहीं की हुई है ना, चाइल्ड लेबर के वाला। तो आपको उसे शॉर्ट में से याद करना है, तो जो फोर्स्ड और इक्वल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब फोर्स्ड वाली चीज़ें और डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें हमने कर दी हैं, बाकी की जो चारों हैं वो हमने नहीं की हैं। तो इन्हीं पे अमेरिका भड़का हुआ था कि WTO से उसने बोला कि जिन जिन लोगों ने ILO के कन्वेंशंस नहीं साइन किए हुए हैं आप उन पर सैंक्शन लगाओ, ठीक है। तो द यूनाइटेड नेशंस अमेरिका इटसेल्फ हैज़ अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड दोज कन्वेंशंस, सो दिस विल बी द मुझे तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है कि UN ने, मतलब यूनाइटेड स्टेट ने खुद इम्प्लीमेंट किया है कन्वेंशंस, इसलिए वो उनको बोल रहा है। बट ठीक है, अगर इसमें B भी दिया है तो मैं मान सकता हूँ कि ये B भी हो सकता है, बट इसके पीछे की जो कहानी है कि ऐसा क्यों है, ILO कन्वेंशन क्या है, WTO क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, अच्छा हाँ, ये EPFO 2023 में क्वेश्चन आया कि कौन सा कन्वेंशन जो हमने नहीं किया हुआ है ना, नहीं, नॉट बीन रेटिफाइड, तो वही द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन प्रोटेक्शन राइट हमने नहीं किया हुआ है, तो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट। चलो, 1999 में क्वेश्चन आया यूरोपियन यूनियन पे। अच्छा, आज मुझे ये पता चला कि जो स्विट्ज़रलैंड है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ EU। वाओ, मुझे अभी तक लगता था कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो EU का पार्ट है, पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे था, बट ठीक है। तो अगर ये दिख गया तो दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग। और फिर 1 और 3 दोनों में करेक्ट है। 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंगल यूरोपियन एक्ट, द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी वर माइलस्टोन इन द फॉर्मेशन। अब देखो ये स्टैटिक है, मुझे नहीं आता था, बट ऑप्शन देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि 1, 2 और 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। बट अब जब हमें दिख गया है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि इसको नोट कर लें। तो जो EU के, यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स हैं, दे हैव डुअल सिटीजनशिप, एक उनकी अपनी खुद की कंट्री की और दूसरी यूरोपियन यूनियन की। सो यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल एंटिटी है ना, इट्स नॉट अ इकोनॉमिक एंटिटी, इट इज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी। और इसमें आप लोग आपस में ट्रेड कर सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट एंड वर्क फोर्स है वगैरह वगैरह। और ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से रिलेटेड है, याद कर लेना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो देखो, WTO, IDA, IMF, IBRD से रिलेटेड। चलो इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। WTO क्या करेगा, प्रोवाइड मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WTO मतलब ट्रेड रिलेटेड। IDA याद है हमने किया था कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है 0% पे लोन देता है, तो उस हिसाब से कुछ मिलाने की कोशिश करते हैं। प्रोवाइड लोन टू एड्रेस शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये कौन करता है, ये अपना IMF करता है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आए IMF मारो, ठीक है। IDA सैंक्शंस ऑफ सॉफ्ट लोन, फैसिलिटेटिंग लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर अब देखो IBRD का तो फुल फॉर्म ही यही है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA जो है वो सॉफ्ट लोन्स देता है, ठीक है। सॉफ्ट लोन्स मतलब आपका जो हो गया 0% इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये सब याद करना। अब देखो पुराने क्वेश्चंस आए थे, बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। अच्छा, कमेंट में लिख के बताओ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसको किसको लगता था कि आज तक की नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे तो लगता था कि नहीं है, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, मैं 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मुझे लगता था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ बहुत तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ UN के कन्वेंशन वगैरह से बनी है, बट दिस इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एनीवन। मतलब ये किसी से एसोसिएटेड नहीं है, बिल्कुल स्टैंड अलोन अनबायस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अच्छी बात है यार। ये रिपोर्ट निकालती है ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट। अच्छा, सिंगापुर इसमें अभी भी आगे है, मैंने देखा है लेटेस्ट। 2021 के बाद इन्होंने कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी, बट ठीक है जब करेंगे तो देख लेंगे, बट अभी इसका बेसिक आप जान लो। तो इट इज़ अ ग्लोबल, इसके जो और रिपोर्ट्स हैं जैसे कि अपना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और भी रिपोर्ट जो इससे रिलेटेड हो, आप एक रिपोर्ट की वो बना लो, नोट्स बना लो,
उसमें जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड रिपोर्ट्स या जो जो भी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिपोर्ट आप नोट करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट 2002 में क्वेश्चन आया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फुल कन्वर्टिबिलिटी बोल रहा है ऑफ द रूपी मे मीन कि फुल कन्वर्टिबिलिटी अगर हो जाएगी, अच्छा फुल कन्वर्टिबिलिटी अपनी करंट अकाउंट पे नहीं है, कैपिटल अकाउंट में है, मैं गलत बोल गया, नहीं कैपिटल अकाउंट पे नहीं है, करंट अकाउंट में है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इट इज़ फ्री फ्लोट विथ अदर इंटरनेशनल करेंसी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, फ्री फ्लोट रहेगा मतलब मार्केट मैनेज करेगा, कोई भी और इंटरवेंशन नहीं है। इफ इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विथ एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब ये बोल रहा है कि अगर मेरी फुल कन्वर्टिबिलिटी हो गई तो तुम मुझसे कहीं भी मिल लो, मैं तुम्हें देख लूँगा, मतलब एनी प्लेस एनी टाइम आप कन्वर्ट कर लो, है ना, रूपी को डॉलर में, डॉलर को रूपी में, आई डोंट केयर। थर्ड, इट एक्ट जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी, बिल्कुल जैसे डॉलर है वो हमेशा हर जगह एक्सेप्टेड है क्योंकि वो फुल कन्वर्टिबल है इन एवरी मैनर, तो इसलिए डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। सो 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो सर ये रहा आपका वार्म अप। आई होप यू एन्जॉयड दीज लेसन्स एंड इफ़ यू हैव, make sure to subscribe, show some respect for my work, join the telegram channel, I will share all of my work, honest work। देखो आई डोंट वॉन्ट टू शेयर सेल एनी कोर्सेज टू यू, मैं क्लिक बेट नहीं करता, मुझे मतलब आई एम अ स्टूडेंट, आई टीच फ्रॉम ए स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव, मुझे कोर्सेज नहीं चलाने, मुझे आपको फोमो क्रिएट नहीं करना है, मुझे इनफैक्ट आपको बचाना है फोमो से। सो इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ऑनेस्ट ग्रुप, मेक श्योर टू ज्वाइन माई टेलीग्राम और आवर टेलीग्राम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको ये पूरे ऑर्गेनाइजेशंस और इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा एंड वी विल फिनिश दिस, ठीक है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।